हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को। जो महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न है वो विलियन पार्ट का है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 90 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH कास्टिक सोडा विलेय है। ठीक है, कास्टिक सोडा के मोल प्रभाज्य की गणना करना है। किसका? मोल प्रभाजिका में गणना करना है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है। तो यहाँ पे जो जल का भार ग्राम में दिया हुआ है, भार वो कितना है? 90 ग्राम। ठीक है, 90 ग्राम दिया हुआ है H2O जल का, और 4 ग्राम दिया हुआ है किसका? 4 ग्राम दिया हुआ है NaOH कास्टिक सोडा का। ठीक है, यहाँ पे मान दिए हुए हैं और जो पूछ रखा है वो मोल प्रभाज्य। तो मोल प्रभाज्य को किससे शो करते हैं? क्या करते हैं? जाय से इसको शो करते हैं मोल प्रभाज्य को। कास्टिक सोडा के मोल प्रभाज्य की गणना करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा कास्टिक, ठीक है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा अर्थात NaOH के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ग्राम में भार। ठीक है, ग्राम में भार बाई क्या हो जाएगा? इसका अणु भार। ठीक है, क्या हो गया? NaOH कास्टिक सोडा की मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार और अणु भार। ठीक है, NaOH का ही पहले हम ग्राम में भार निकालेंगे और इसके अणु भार, फिर उसके बाद हम निकालेंगे H2O जल का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो NaOH ग्राम में भार दिया हुआ है, तो जो हमारे क्वेश्चन में NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का जो भार दिया हुआ है ग्राम में, वो दिया हुआ है 4 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि NaOH का 4 ग्राम। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर उसके बाद बाई यहाँ पे अणु भार किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कास्टिक सोडा का अणु भार। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जैसे अणु भार निकालना होगा। ठीक है, तभी तो हम इस अणु भार के प्लेस पे यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हम अणु भार निकाल दिए, NaOH का निकालेंगे। तो जो सोडियम का होता है वो होता है 23 भार। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और 1। तो इस प्रकार जो ये हमारा अणु भार निकल कर आ गया वो हो गया 40। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 40। यहाँ पे कितने हो गए? 40 हो गए। तो इसके बाद देखिए ये किसका अणु भार निकल गया? NaOH। ठीक है, NaOH कास्टिक सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो यहाँ पे 40 इसके अणु भार निकल गए। तो अब इसको हम क्या करेंगे? इस 4 से इस 4 को क्या कर दिए? काट दिए। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा? NaOH बराबर, ठीक है, यहाँ पे 1/10। तो इसका जब हम इसमें भाग दे देंगे तो ये 0.1 आएगा। कितना आएगा? 0.1। किसका? यहाँ पे देखिए इस प्रकार 1 का 10 में भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर यहाँ पे ये एक बार चला गया। तो इस प्रकार हमारा ये निकल गया 0.1। फिर उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तो हमने NaOH का निकाला है। ठीक है, कास्टिक सोडा अर्थात NaOH मोलों की संख्या। फिर उसके बाद हमें हमारा जल में भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जल 90 ग्राम जल में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जल का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा जल के मोलों की संख्या। ठीक है, जल के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा?
दिया हुआ है कितना, जल का ग्राम, जल का ग्राम 90 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा बटे, इसी फॉर्मूले पर हमने रखा है। ठीक है, ग्राम में भार बटे अणु भार, तो यहाँ पे हम जल का जो भार है ग्राम में उसे रखेंगे और यहाँ पे जल के अणु भार को रखेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्राम में 90 रख दिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि H2O का, ठीक है, H2O का क्या करना पड़ेगा, अणु भार निकालना पड़ेगा। जिस प्रकार हमने NaOH का निकाला उस प्रकार हमें H2O का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे H2O का 2, ठीक है, हाइड्रोजन का 2 अणु भार होता है और ऑक्सीजन का 16। इस प्रकार ये 18 निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 18 रख दिया। तो 18 को हम 90 में कितने बार में काटेंगे, 5 बार, 18 5 90, तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, यहाँ 5 आ गया। फिर उसके बाद देखिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो है कास्टिक सोडा का मोल प्रभाज्य, क्योंकि मुझे क्वेश्चन मार्क किसका निकला है, निकालना हमें मोल प्रभाज्य है, वो भी किसका, कास्टिक सोडे का मोल प्रभाज्य को निकालना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा NaOH। NaOH का अर्थ समझ ले रहे हैं आप लोग कि कास्टिक सोडा, ठीक है, NaOH का मोल प्रभाज्य, मोल प्रभाज्य को हमने किससे किया, जा से। ठीक है, जा से इसे शो करते हैं, तो ये हो गया क्या, मोल प्रभाज्य। ठीक है, मोल प्रभाज्य। तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा जो फॉर्मूला, वो हो जाएगा कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या, किसके, NaOH के मोलों की संख्या, और इसके 22 बटे में क्या हो जाएगा, बिलियन में मोलों की संपूर्ण संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिलियन में मोलों की संपूर्ण संख्या। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है मुझे, संपूर्ण संख्या। तो यहाँ पे जो रखेंगे हम, देखिए NaOH मोलों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे हमने निकाला 0.1। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 0.1 बाई क्या है, बिलियन में मोलों की संपूर्ण संख्या, अर्थात जो हमारा बिलियन है, सॉल्यूशन है, उसमें क्या क्या घुले हुए हैं, तो ये घुले हुए हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा, और जल घुले हुए हैं। तो इन दोनों की जो संख्या मोलों की है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अर्थात यहाँ पे क्या पूछ रखा है, बिलियन में मोलों की संपूर्ण संख्या को पूछ रखा है, इसलिए यहाँ पे हम रखेंगे 0.1 प्लस यहाँ पे 5। ठीक है, जो हमारा 5 यहाँ से निकल कर आया है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा 5 निकल कर आया है, जल के मोलों की संख्या। ठीक है, ये जल की मोलों की संख्या है, और NaOH में मोलों की संख्या हमने कितना निकाला, यहाँ पे 0.1 निकाला। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या कर दिए, रख दिए। तो ये हो जाएगा 0.1, और इसे क्या कर दिए, हम ऐड कर दिए 0.1 और प्लस 5 को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो इस प्रकार 0.1 और यहाँ पे प्लस 5 कितना आ गया, यहाँ पे 5.1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5.1। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे। इससे पहले कि हम इस दशमलव को हटाएंगे, 10 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको हटा दिए, तो ये हो गया 1/51। ठीक है, ये क्या हो गया, 1/51। अब हम क्या करेंगे कि इस 1/51 में भाग दे देंगे। ठीक है, तो 1 का भाग हमने 1 में क्या कर दिया, 51 का भाग दे दिए। तो यहाँ पे क्या 51 का भाग 1 में जाएगा, नहीं ना जाएगा। यहाँ पे पॉइंट दशमलव बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ 0, फिर यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, तो जो 51 है उसका 100 में 1 बार भाग जाएगा, कितने बार, 1 बार जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 51 हो गए, और इसको अब हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया 10, इस 10 में से 1 गया तो 9 बचा, फिर यहाँ पे बचा 9, 9 में से 4 गए, 9 में यहाँ पे बचा 9, 9 में से 5 गए, कितने बचे, 4 बचे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया है, इसलिए हम 3 अंक तक 0 उतार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0 बढ़ा दिया। फिर उसके बाद देखिए 51 जो है वो
490 में कितने बार जाएगा, ठीक है। तो ये जाएंगे 9 बार। तो इस प्रकार हमारा जो इसमें हम 9 बार भेजेंगे तो ये कितने बार गया, ये गया, ठीक है। ये इस प्रकार इतना बार चला गया, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हमारा जो निकल कर आया 0.019, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 0.019, ठीक है, ये हो गए हमारे आंसर, ठीक है। 0.019 यहाँ पे आंसर आ गए। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया NH2CO NH2 यूरिया की फॉर्मूला होती है। तो यूरिया के m/10 अर्थात यहाँ पे क्या है, मोलर सांद्रण, ठीक है, m/10 बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ये क्या करना है, परासरण दाब को ज्ञात करना है। और यहाँ पे R बराबर दिया हुआ है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, ठीक है। यहाँ पे R क्या है, एक नियतांक है, ठीक है। R बराबर, इसको हम R बराबर यस लिखेंगे, ये क्या है, नियतांक है, ठीक है। हम आपको फॉर्मूले के माध्यम से समझाएंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपके बोर्ड एग्जाम में दिए रहेंगे कोष्टक बनाकर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो V बराबर NHT, ठीक है, PV बराबर NHT। तो यहाँ पे हमको परासरण दाब ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो NHT और ये V क्या है, इनटू में है P के, तो ये बटे में हो जाएगा अर्थात भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भाग में हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये हो गए फॉर्मूला, ठीक है, परासरण दाब का फॉर्मूला हो गया दाब, ठीक है, परासरण दाब का फॉर्मूला हो गया ये। फिर उसके बाद देखिए जो यहाँ पे मान दिए हुए हैं वो दिया हुआ है NV, ठीक है, NV बराबर दिया हुआ है 1/10 अर्थात यम का मान हमने क्या कर दिया, 1 रख दिया, 1/10 मोल प्रति लीटर दिए हुए हैं। किसका मान, मोलर सांद्रण, ठीक है। NV क्या है, मोलर सांद्रण है। तो मोलर सांद्रण का मान दिया हुआ है 1/10 NV बराबर। फिर उसके बाद जो यस बराबर हमने बताया R, ठीक है। तो यहाँ पे R का मान, R क्या है, नियतांक है, R का मान दिया हुआ है कितना, 0.0821, ठीक है, लीटर दिया हुआ है। फिर उसके बाद ATM एटमॉस्फेयर प्रति डिग्री, ठीक है, डिग्री प्रति मोल, इस प्रकार प्रति मोल दिया हुआ है। तो यहाँ से जो T है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे टेम्परेचर दिया हुआ है फॉर्मूले में P बराबर NHT/V, तो यहाँ पे मुझे T भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। तो हम डिग्री सेल्सियस को क्या कर देंगे, केल्विन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो जब हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे 27, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, प्लस 273 को जोड़ देते हैं, ठीक है। 27 में 273 को ऐड कर देते हैं, तो वहाँ से हमारा हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। ये जो डिग्री सेल्सियस है 27, यहाँ पे दिया हुआ है 27, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये 27 डिग्री सेल्सियस किस में चेंज हो गया, केल्विन में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये केल्विन में चेंज हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको फॉर्मूले पर रख देंगे। तो यहाँ से इस फॉर्मूले पर हमने रख दिया P बराबर NHT/V, तो ठीक है, यहाँ से P, तो हमारा जो N और V का मान दिया हुआ है वो 1/10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने 1/10 रख दिया। फिर उसके बाद इंटू यहाँ पे हमारा जो मान दिया हुआ है यस बराबर हमने क्या कहा कि S बराबर R, ये क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मान दिया हुआ है 0.0821, ठीक है, 821। तो यहाँ पे हमने रख दिया 0.0821, ठीक है, 0.0821 इस प्रकार रख दिया। फिर उसके बाद यहाँ से हमने T को क्या किया,
डिग्री सेल्सियस था तो उसे हम केल्विन में बदले तो यहाँ पे 300 इंटू यहाँ पे 300 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अब इसका हम क्या कर देंगे, जोड़ घटा जो करना है। फिर उसके बाद देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p बराबर, क्योंकि देखिए यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है 4 अंक पर, ठीक है, 1 2 3 4 अंक पे दशमलव लगे हैं तो इसमें, और यहाँ पे बटे 10, सभी के बटे क्या दिया 10, तो इसमें हम तो यहाँ पे हम कर देंगे ऊपर नीचे 10,000 का गुणा, क्योंकि दशमलव क्या लगा है 4 अंक पे लगे हैं, इसलिए ऊपर नीचे हम 10,000 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ऊपर नीचे देंगे, ठीक है, गुणा कर दिए तो ये हो गया p बराबर 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा ये 8 2 1 इंटू 300, और यहाँ बटे में क्या दिया हुआ है, ठीक है 10 है, 10 में क्या हो जाएंगे 4, अगर हमने इसमें गुणा कर दिया तो इसमें 4 जीरो ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 जीरो, ठीक है, 5 जीरो हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे p बराबर, ठीक है, इसका तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही आ जाएगा इंटू 3, और इस को क्या कर देंगे 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 3। फिर उसके बाद हम p बराबर 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 एक कम तो 3 हो जाएगा, 3 का फिर 2 में 6 हो जाएगा, ठीक है, फिर 8 का 3 में कर देंगे 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 24, और ये 10 के पावर जो 3 है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -3, ठीक है, 10 के पावर 3 ऊपर गया तो 10 के पावर -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये यहाँ से आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए 1 दशमलव से यहाँ गया, फिर 1 दशमलव यहाँ 1 दशमलव यहाँ, अर्थात 3 अंक के आगे दशमलव हम लगाएंगे तो ये 10 के पावर 3 क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.463, ठीक है, इस प्रकार 2.463 आ गया। और जो इसकी मात्रक है वो क्या हो जाएगा वायुमंडल। तो यहाँ से हमारा परासरण दाब p बराबर 2.463 वायुमंडल, ठीक है, जो परासरण दाब का मात्रक होता है वायुमंडल। तो यहाँ ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट बिलियन पार्ट के न्यूमेरिकल। अगर आपको ठोस अवस्था, ठीक है, सॉलिड स्टेट के भी न्यूमेरिकल को देखना है तो आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और इसके पहले भी हम बिलियन पार्ट के और भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को बना चुके हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है, वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।